Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will start our new chapter that is work, power and energy. ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि वर्क का एक अलग पार्ट है, पावर एक अलग टॉपिक है, एनर्जी एक अलग टॉपिक है। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है। तो मान लिया जाए कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इस बॉडी को आपने एक फोर्स दी जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे और अप्लाइड फोर्स कहेंगे। तो ये मेरे पास एक अप्लाइड फोर्स है जिसको आपने इस बॉडी पर लगाया है जिसका मास है m। अगर ये डिस्प्लेसमेंट देती है तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी जब डिस्प्लेसमेंट देती है तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास यहाँ पर है लेट इट बी s। ठीक है। तो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की हो रही है, लेट इट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो बॉडी का मास में कोई चेंज नहीं आएगा बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर फोर्स अप्लाइड लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होती है तो इट मीन्स इस बॉडी पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, इस बॉडी पर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो कहता है व्हाट इज वर्क, तो कहता है वर्क इज सेड टू बी डन। अगर इसी बॉडी पर मुझे वर्क कराना है तो वर्क तभी माना जाएगा जब उस पर फोर्स लगेगी और वो मूव करती है कुछ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन whenever a force whenever a force acts on a body and body move through some distance। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये होता है वर्क की डेफिनेशन जिसमें हमें ये बताया गया है कि बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है। तो उस पर फोर्स लग रही होगी तभी उसमें सम डिस्टेंस ट्रेवल करा है जिसमें वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। तो क्या नेसेसरी कंडीशन है कि वर्क हो जाए, तो कहते हैं नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पर दी जाती है कि वर्क हो जाए तो कहता है अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। तो मतलब एक ये बॉडी है जिस पर फोर्स लगना जरूरी है। तो दूसरा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स लग सकती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, आप फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, आप फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका कैसा है कि किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करनी चाह रही है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी पर तो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कहता है एन इंजन पुल्स अ ट्रेन, एक इंजन जब ट्रेन को अपने साथ लेकर चलता है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। अ मैन गोज अप अ हिल, जब आप कहीं किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो कोई भी आदमी, अगर कोई भी पर्सन जो है, अगर वो किसी पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है बच्चों। कहता है कि जो वर्क जो होता है यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क। तो वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट इट बी एस। तो यहाँ पर हो गया ये वर्क का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर वेक्टर क्यों नहीं लगाया है, जब मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तब मैं इसके अकॉर्डिंग वेक्टर बता दूंगा कि वेक्टर कैसे आता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए ये एक बॉडी है, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर एक बॉडी दिखाता हूँ, तो ये एक बॉडी है जिस पर मैंने कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करी है। तो अगर ये फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस
और बच्चों एक अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस पर जो है ये बॉडी, ये जो फोर्स है वो किसी इंक्लाइंड है, दैट इज थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है अलोंग द एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अब जब मैंने इसके कंपोनेंट बनाए तो इस तरीके से इस वाले कंपोनेंट को बोला जाएगा दैट इज एफ साइन थीटा, और इन द डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है दैट इज एफ कॉस थीटा। ये तो आपको सभी बच्चों को पता है, चैप्टर 4 में हमने इसके बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिस डायरेक्शन में थीटा होगा, मतलब जिस रिजल्टेंट जो है जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है तो वहां पर कॉस बनता है, जहां पर थीटा नहीं होता तो दैट मीन्स वहां पर साइन का कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो तो एक्स एक्सिस में हो रही है पार्टिकल की, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, एस जो है मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो मेरे पास वर्क का जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज वर्क डन का जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। कहता है कंपोनेंट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो कहता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात करूंगा तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो एफ कॉस थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर एस है। तो इसी चीज को मैं एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। आपको पता है कि सर ए डॉट बी जो होता है ना सर वो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, जो मेरे पास एक वेक्टर जो है यहाँ पर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिनका डॉट प्रोडक्ट जो है हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हेयर, तो मुझे पता चल गया हेयर वर्क जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट बना रही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी बनती है तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क वाला पार्ट जो है वो मेरे कैसा है, स्केलर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्क को डिवाइड कर दिया, तो वर्क की मैंने कैटेगरी बना दी। तो ये इस तरीके से है, अगर एक ऐसे है, एक इस तरीके से है, और एक बच्चा इस तरीके से। ठीक है ना, ये तीन बॉक्सेस मैंने आपके सामने ड्रॉ करे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मान लिया जाए इस तरीके से है पहली फिगर, जिसमें मेरे पास यहाँ पर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स ना कह के मैं यहाँ पर ऐसे ही लेता हूँ, और ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। तो कितना एंगल है बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क कैसा होगा, तो आपको पता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू दैट इज 90, एंड यू नो दैट कॉस 90 जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। तो वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस टाइम फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो दैट इज वर्क की वैल्यू जीरो आती है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो थीटा की वैल्यू रहेगी बच्चों वो 0 डिग्री रहेगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी तो दैट मीन्स एफ एस कॉस जीरो लिखा जा सकता है। कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो वर्क जो हो जाएगा मेरे पास एफ एस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, तो इसी तरीके से कॉस ऑफ 180 जो होता है दैट इज -1 होता है, तो वर्क की वैल्यू जो हो जाएगी एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगी, एंड 180 इज -1, तो दैट विल बी इक्वल टू -s। तो वर्क की वैल्यू आ जाती है -f(s) की बराबर। अब मेरे पास यहाँ आता है टाइप्स ऑफ वर्क। तो मेरे पास जो सबसे पहले जो वर्क है उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पहला है दैट इज पॉजिटिव वर्क,
द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वर्क एंड द लास्ट वन इज जीरो वर्क। क्योंकि मेरे पास थीटा डिफरेंट थे, तो इन थीटा के डिफरेंट के कारण यहाँ पर मैंने वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास है दैट इज पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव वर्क करना चाहता हूँ, तो लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है और इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाई। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों वो ये है। ठीक है, तो फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज एस वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी तो दैट मीन्स मेरा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर थीटा और कैसा है, यू कैन से एक्यूट है। एक्यूट एंगल के बारे में ये बता रहा है जब थीटा लेस देन 90 होता है। तो कह रहा है कि अगर मैं इसके डिफाइन करना चाहूँ तो कहता है इफ अ फोर्स, ये जो फोर्स लग रही है एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ component in the direction of displacement, in the direction of displacement, then the work done by the force is positive. Then work done by force जो होगा इज पॉजिटिव होगा, इस बात को याद रखना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो कंपोनेंट, इन जो कंपोनेंट है यहाँ पर कौन है, फोर्स का, दैट इज एफ कॉस थीटा। देयरफॉर अगर मैं लिखना चाहूँ इसका फॉर्मूला, तो यू कैन से वर्क जो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी एक पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। कैसी वैल्यू बताएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कहता है कोई एक एग्जांपल बता दो। तो आपको पता है, मान लीजिए आप थर्ड फ्लोर पर रह रहे हैं और थर्ड फ्लोर पर रहने के बाद आपने किसी बॉडी को नीचे की तरफ फ्री फॉल कराया। तो जो फ्री फॉल हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो वो ग्राउंड की तरफ हो रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जितनी बिल्डिंग की हाइट है, ओके, क्योंकि थर्ड फ्लोर तक की हाइट आप मेजर करेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लो, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, दैट इज यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तो नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क, ये अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। अभी जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो वो पार्ट अलग माना जाएगा। तो नेगेटिव वर्क क्या कहता है कि जिस टाइम मान लिया जाए ये मेरे पास एक बॉडी है और आपने जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो दिस इज एफ, और एस के बीच में जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है तो दैट मीन्स नेगेटिव वर्क होगा, और यहाँ पर थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बताएगा कि थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जब बनना चाहेगा तो यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा क्या पर, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर होता है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ। कहता है कि इफ अ फोर्स acting on a body has a component in the opposite direction, in the opposite direction of displacement, displacement के अगर वो opposite direction में है, then the work done is negative, work done is negative। तो ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू होगी वो एफ एस कॉस ऑफ थीटा के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे
और यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कहता है जैसे आप ब्रेक लगा देते हैं चलती गाड़ी में, तो ब्रेकिंग फोर्स भी एक नेगेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक नेगेटिव फोर्स है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को और आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लो। तो कहता है एग्जांपल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको। कहता है व्हेन अ बॉडी लिफ्टेड अपवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। ओके बच्चों, तो ये है मेरे पास नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, और थीटा यहाँ पर जो रहेगा दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा। एंड द लास्ट वन इज जीरो वर्क। कहता है जीरो वर्क किसे कहते हैं? तो जीरो वर्क के लिए मैं आपको बता दूं कि है ना, मान लीजिए आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से दिखाते हैं, अगर ये इस तरीके से आप किसी बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये पॉइंट ओ है। तो आप क्या देखते हैं कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो इट मीन डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी हो रही है तो आप देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये हो गया मेरे पास एस वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है? दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 90 है और यू कैन से cos 90 इज जीरो, तो कहता है कि वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ, कब होगा? जब फोर्स जीरो कब होगी? तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एफ एस कॉस 90 वर्क के बराबर है, तो वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। आई होप क्लियर होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख लो जीरो वर्क डन का। तो जीरो वर्क डन का एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कहता है कि फॉर अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। आई होप कि आपको ये तीनों वर्क डन के बारे में क्लियर होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि किसी भी बच्चों को यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।